न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 10 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाएगा और सोमवार शाम को जारी हुए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माय के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इस पोल के मुताबिक बीजेपी 288 से 226 सीट जीत सकती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 71 से 101 सीट का आंकड़ा यहां बताया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की झोली में 1 से 3 सीटें ही बताई जा रही हैं। बसपा को 3 से 9, अन्य को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल में सत्ताधारी बीजेपी को 294, सपा को करीब 105, बसपा को 5, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं। सी वोटर के सर्वे की बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव में नतीजों में बीजेपी को 228 से 244 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सपा को 132 से 148, बसपा को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8। अन्य की बात करें तो 2 से 6 सीटें नहीं मिल सकती हैं। वीटो एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 225 सीटें मिल सकती हैं तो सपा को 151 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बसपा को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। बताते चले कि 2017 में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने जो जीत दर्ज की थी, प्रचंड जीत थी। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। एक तरफा चुनाव इसे कहा जा रहा था, लहर बीजेपी की कही जा रही थी और कुल 325 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत हासिल की थी, अपना दल ने 9, सुभाषपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को 54 सीटों पर जीत मिल पाई थी और कांग्रेस 60, सपा 47 सीटें जीती थी, बसपा को 19 सीटों और रालोद को केवल 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 3 निर्दलीय उम्मीदवार समेत कुल 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो देखिए, फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत की ओर है, सरकार बनती नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। क्या वजह है? तो अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए वो आपने सुना और उसी पर अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे।
उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, MY मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था। चर्चा करेंगे कि आखिर कल होने क्या वाला है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। खास पैनल एक हमारे साथ जुड़ चुका है, बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत कंचन जी आपका FM न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद जी भी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही साहब भी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, तमाम एग्जिट पोल जो इस वक्त बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, वो ये कि बीजेपी सत्ता वापसी कर रही है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगता है कि दोबारा इतिहास रचने वाले हैं? अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है? जरा दोहरा दीजिए, थोड़ी धीमी आवाज आएगी, दोहरा दीजिए। अरविंद जी, सीधा और साफ सा सवाल है, एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं जिसमें बीजेपी अपनी जीत यहां पर देख रही है, गदगद भी नजर आ रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपका परसेप्शन क्या कह रहा है इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद? देखिए, एग्जिट पोल अपने नाम से ही ये सिद्ध होता है कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल करने वाले कंपनियां और बहुत प्रामाणिक तरीके से करती हैं और उसकी वैज्ञानिक तरीके से उसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता जब नतीजे आते हैं तब सिद्ध होता है। और मानवीय चूक के लिए विभिन्न सर्वे कंपनियां 3% से 5% अपना नतीजों में फेरबदल का वो गुंजाइश दी देती है। लेकिन ये जो पब्लिक होती है वोट दे करके निकलती है, उससे सवाल जवाब पर आधारित रहता है, सैंपल साइज भी ठीक होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है, लेकिन चूक की गुंजाइश रहती है। तो इसमें इस सीरीज से नकारना ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन की पर आधारित जो है होते हैं, ज्यादातर सही भी होते हैं, कई बार गलत भी सिद्ध हुए हैं। तो इसके लेकिन नतीजे ही नतीजे होते हैं, ये सभी लोग मानते हैं, भाजपा भी मानती है, कांग्रेस भी, सपा भी। सीरीज से निकारना नहीं ठीक है, इससे एक संकेत मिलता है। ठीक है कंचन जी, बीजेपी तो बहुत खुश नजर आ रही है एग्जिट पोल के नतीजे को देखते हुए, और विपक्ष तो हमलावर है, वो कह रहे हैं कि नतीजे जब आएंगे तभी पता चल पाएगा, और आरोप लगा दिया गया है ईवीएम के साथ छेड़खानी का। जी निहार जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, आपके सभी पैनलिस्ट, अरविंद जी को भी, हमारे कांग्रेस में बैठे हुए प्रवक्ता को भी। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब विजय दिखने लगती है तो विजय देख कर या उसको महसूस करके ही खुशी होती है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो केवल महसूस से नहीं, जब विजय पा लेते हैं इसके बाद उसका उत्सव मनाते हैं। लेकिन जो लोग हार रहे होते हैं और जीतने की उम्मीद से हो करके हारने की पद्धति में जाने लगते हैं, वो लोग क्रोध करने लगते हैं। जिस प्रकार से आप देख रही हैं अखिलेश जी को, जिस प्रकार से आप देख रही हैं उनके नेताओं को, किस प्रकार का क्रोध उनके चेहरे पर, उनकी वाणी
हैं, आप सीमित वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा विचलित हो चुके हैं, कितने ज्यादा आप परेशान हो चुके हैं, इससे समझ में आ रहा है। क्योंकि आप विजय की तरफ नहीं है, आप अविजय की तरफ है, आप हारने के पथ पर हैं, इसलिए वो सारी चीजें इनके चेहरे पर अलग दिख रही हैं, इनकी वाणी पर दिख रही हैं। वो किसी को भी अभद्र बोलते चले जा रहे हैं, मंच पे इनकी सीमा खो गई है, इनका बंधन अपनी वाणी से खो गया है, इसीलिए क्योंकि वो हार रहे हैं। तो ये उत्सव मनाने की हमारे लिए बात अभी नहीं है, हम लोग कल आराम से उत्सव मनाएंगे। बाकी ये बात जो आपने अभी बयान में सुनवाई अखिलेश जी की, मैंने भी सुनी है पहले भी, तो ये जो बातें हैं ना, उनकी जो बयानबाजियां हैं, वो एक प्रकार से चुनाव आयोग पर भी अविश्वास है, लोकतंत्र पर भी अविश्वास है, हमारे देश की एजेंसियों पर भी अविश्वास है। इसीलिए आप बार बार इन चीजों को आप बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास होता ना जनता पर, अपने कामों पर, अपने वोटों पर, तो फिर आप ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, आप बौखला नहीं रहे होते। भारतीय जनता पार्टी बौखला नहीं रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने काम किया है और लोकतंत्र पर विश्वास है, इसलिए बस उनके निर्णय का इंतजार कर रही है। हम सब इंतजार कर रहे हैं, अखिलेश जी की तरह बौखला नहीं रहे हैं। तो ये साफ दिखने वाला है और जनता भी देख रही है किस प्रकार से सब। और एक बात, बहुत गंभीर बात है जो अखिलेश जी ने अपने बयान में कही, आपने शायद नोटिस की होगी, वो कहते हैं कि हम अपने लड़कों से क्रांति करवाएंगे। भाई किस बात की आप क्रांति करवा रहे हैं? लोकतंत्र चल रहा है, ये जनतंत्र चल रहा है, ये क्या करने जा रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद ही पता नहीं। मैं आप इससे सहमत हो सकती है, असहमत भी हो सकती है कि अखिलेश जी को नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब खुली चुनौती दे रहे हैं वो कि वो दंगा करवाने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो अखिलेश जी के जो सिस्टम थे वो आदरणीय योगी जी की वजह से हो नहीं पाए, इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि अब हम करवाएंगे। तो यहाँ से ही लोग समझ सकते हैं, आप सब हम सब समझ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गए। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं साफ साफ कि नतीजे जो है ऑलमोस्ट सामने आ चुके हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम खुश भी हैं, लेकिन हम इसकी खुशी का इजहार पूरा कल करेंगे जब नतीजे सभी के सामने होंगे। खैर, इंतजार सभी को है और कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और तब देखेंगे कि आखिर जीत किसकी हुई, क्योंकि जनता ने अपना निर्णय बता दिया है। कल सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में जो कैद है वो सभी के सामने होगा, नतीजे सभी के सामने होंगे। और कांग्रेस से जावेद जी भी हैं, मैं उनका भी एक रिएक्शन इस पर लूंगी। जावेद जी, एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी सामने आए हैं, बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, एग्जिट पोल आए हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को जनता पसंद कर रही है, उसको जनादेश अगर दे रही है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? अगर हमने मेहनत किया, हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाई, अगर हम अपनी बात पहुंचाने में सफल होंगे तो हमें एक अच्छी सीटें हमारे पास आएंगी। और अगर हमारी बात जनता के कानों तक, उनके हृदय तक नहीं पहुंची होंगी, तो जनता हमें नकार देगी। ये तो बहुत स्पष्ट की बात है। लेकिन जो इस तरीके से जगह जगह ईवीएम वगैरह की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, ये थोड़ा चिंता का विषय है। इसमें सभी पार्टियों को ऐतराज है, केवल भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। और जिस तरीके से आरडीओ, जिस तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर, प्रशासन पे, न्यायालय का सभी को हक है भरोसा करने का, वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हम तो यही निवेदन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, मेरा सवाल अब आपसे, कंचन जी को भी आपने सुना, जावेद जी को भी आपने सुना। कंचन जी तो बहुत खुश नजर आ रही हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी से खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया गया। हालांकि नतीजों का इंतजार सभी को है, 10 मार्च को सभी के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी जो अभी धुंधली सी है। और ऐसे में अरविंद जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, वाराणसी की जो तस्वीरें सभी के सामने आई हैं ईवीएम को लेकर, कंचन जी ने भी मेंशन किया कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से, वो चुनाव आयोग पर भी सवाल हैं। ऐसे में जब कहा जा रहा है कि वो जो ईवीएम मशीन है उसका कोई लेना देना ही नहीं है स्ट्रांग रूम से, और ईवीएम मशीन को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए लेके जाया जा रहा था, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या काउंटिंग से एंड पहले एक बार फिर ईवीएम का ये मुद्दा यूं उठाना, इससे किसी तरह का फेरबदल, क्या गुंजाइश, क्या उम्मीद आपको लगती है? देखिए, आज से जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश से मीटिंग लखनऊ में की थी, उसके 2 दिन पहले मैंने लिखा था कि चुनाव आयोग को क्या क्या आप चीजें दीजिए। उसमें आधार कार्ड से वोटर्स को जोड़ने का कहा था। दूसरा मैंने कहा था कि एक चीज आप उस समय से, वो सोशल मीडिया पर मेरे फेसबुक अकाउंट में भी पड़ा है और सारे पत्रकारों को भी मैंने भेजा था जो लोग जुड़े हैं। चुनाव आयोग को भी कि जो ईवीएम का मामला है, ईवीएम में जो ईवीएम मशीनें काउंटिंग में इस्तेमाल होनी है उनको अलग रखा जाए, ट्रेनिंग का अलग रखा जाए। ये
ये मैंने भी मांग की थी, लेकिन अफसोसजनक तरीके से किसी भी राजनीतिक दल ने उस समय इन मांगों पर बात नहीं किया था। और अभी 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने एक इस बारे में सूचना जारी की थी, वो जीओ भी मौजूद है, सारे जिलाधिकारियों ने जारी किया था पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि इस ऐसे जो है मतगणना का ट्रेनिंग होगा और मशीनें जाएंगी। जो लोग भी जिनके जो कोई भी सरकारी कर्मचारी सबके घर में होगा, कंचन जी के घर में भी, जावेद जी के घर में भी, हमारे घर में तो खैर हमारे फादर खुद लगातार उन्होंने चुनाव की जिम्मेदारियां निभाई थी, वो इस समय है नहीं, लेकिन परिवार में अभी भी लोग हैं, वो लोग जानते हैं इस प्रक्रिया को। इसलिए इस प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना कि वो मशीनें जाती जो ट्रेनिंग के लिए जाती है, जितने भी वीडियोज हैं उसमें सभी लोग ध्यान से देख लें, उसमें जो पीले रंग का या एक रंग का आभिरा लड़कों ने पकड़ा, जो कहा समाजवादी पार्टी के, ये पकड़ लिया हमने। दरअसल मेरा मानना है कि ये चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का काम था। अगर आपने पकड़ा, आप देखिए उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि प्रशिक्षण कार्य के लिए, ये तो सीधा मतलब चुनाव आयोग और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला बिल्कुल काम था। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। नेहा जी, ईवीएम में गड़बड़ी का जहां तक सवाल है, जब चुनाव आयोग ने बुलाया उस पर कोई नहीं, और जब कलकत्ता में, बंगाल में या भी पंजाब में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जीतेगी तब प्रश्न नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में अभी जीत जाए तो ईवीएम पर बहुत साफ गोई से अभी चुनाव खत्म हो जाए तो आप बात करिए। उसके लिए जो जिसको भी लगता है कि वो हैक हो सकती है, वो उसको हैक प्रूफ करके दिखाइए। नहीं, अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जहां जहां पर बीजेपी हारेगी, जहां जहां पर वो जीत की तरफ नहीं बढ़ेंगी, वहां पर ऐसा भी है कि कहा जा रहा है कि आप जो काउंटिंग है उसकी गति धीमी कर दें। नहीं, उन्हें क्योंकि कभी भी अखिलेश जी या वंशानुगत राजनीति से निकले लोग कभी पोलिंग एजेंट नहीं बने रहते हैं, मतगणना अभिकर्ता नहीं बने रहते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि जब चुनाव में प्रक्रिया शुरू होती है और क्लोज फाइट रहती है, तो जो पोलिंग एजेंट रहते हैं, मैं भी कई चुनावों में अपने लोगों के लिए पोलिंग एजेंट बना हूं, तो एक वोट को जब तक पीठासीन अधिकारी जो वहां पर गिनती पर बैठा हुआ अधिकारी है, वो आप सारे एजेंट्स को लिखवा नहीं देगा, टैली नहीं हो जाएगा, तब तक अगला ईवीएम खुलेगा नहीं। इसलिए देर होती है, और जहां एक तरफा चुनाव होने लगता है वहां लोग निश्चित हो जाते हैं। ये सीधी सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो गड़बड़ी की बात बार बार कही जाती है अरविंद जी, क्योंकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल आता है, जब इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं या कोई बड़ा राजनीतिक दल की तरफ से कोई बड़ा चेहरा इस तरह की बातें उठाता है, और वो भी काउंटिंग से पहले से, देखिए पहली बार नहीं हुआ है कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए हों, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी, मतगणना में गड़बड़ी, इस तरह का, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्या गुंजाइश है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 2017 के चुनाव के तुरंत बाद लिखा था कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी समझ में आती है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और बसपा को अपने विधायकों से पूछना चाहिए कि क्या आप कैसे जीते। और यानी अरविंद जी, ये तो यही बात हो गई, ये तो यही बात हो गई, अगर आप जीत रहे हैं, देना चाहिए। हाँ अरविंद जी, अगर ये काम डॉक्टर लोहिया कर चुके हैं कि हम ये गलत प्रणाली से आए हैं, और इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए चुनाव आयोग से कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, तो मीठा गप और कड़वा फूफू नहीं चलता है ना लोकतंत्र में। तो यानी ये तो यही बात हो गई कि अगर आप जीत रहे हैं कहीं पर तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, ईवीएम में कोई खराबी नहीं, मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन जहां पर अगर आप हार रहे हैं, आपके हाथ से सीटें निकलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी भी है, खराबी भी है, काउंटिंग भी ठीक ढंग से नहीं हो रही। ये लेकिन ये खतरनाक है ना, और ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश जी ने कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश, कंचन जी 2019 में भी कह चुके हैं, 2019 में भी, जबकि लोकतंत्र हमारा स्वस्थ और समृद्ध हो रहा है। आज देखिए, बहुत नीचे स्तर पर जिनके परिवार में कोई राजनीति नहीं करता, तो वो नौजवान आज मैं तो बहुत खुश होता हूँ, पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में बैठते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, विधायक भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं। लेकिन जो लोग, जिनके परिवार में लोग कभी राजनीति में ऊपर पहुंच गए, अब मुलायम सिंह का ही ले लीजिए, मुलायम सिंह जमीन के आदमी थे, उनके कोई परिवार में राजनीतिक नहीं था, इसलिए उनके संघर्ष को लोग याद करेंगे। लेकिन जिसने संघर्ष भी नहीं किया, वो मतलब वो ऐसी सही बात नहीं समझ में आती है। अगर ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव के बाद आप एक युद्ध स्तर पर ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़िए और कह दीजिए कि जब तक ईवीएम
रहेगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मत लीजिए बात चुनाव में। ठीक है कंचन जी, मुद्दे क्या अहम रहे वो हम अरविंद जी से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो विश्लेषण कर पा रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को, उनसे हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर हम पश्चिमी यूपी की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को इस बार थोड़ा नुकसान हम देख पा रहे हैं, सर्वे के मुताबिक झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था उसकी वजह से यहाँ पर नुकसान बीजेपी उठा रही है। जिस तरह से सर्वे है, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को सिर्फ 43 से 47 सीटें यहाँ पर मिल पाएंगी और सपा गठबंधन के खाते में 81 से 85 सीटें जाने की उम्मीद है। हाँ जी नेहा जी, उम्मीद है। और बाकी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर परिणाम हमारे अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी परिणाम अच्छे आएंगे। जो किसान वहां पर जिस आंदोलन में थे उनकी बात अलग है, लेकिन मैंने जो बयान वहां से बाद में सुने हैं, क्योंकि जो कुछ ये लोग इन्हीं के जो लोग थे उनमें से कुछ बयानबाजियां कर रहे थे कि यहाँ गड़बड़ है, ये है वो है, लेकिन मुझे लगता है कि कल वो तस्दीक भी निकल करके सामने आ जाएगी और ये अखिलेश जी के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाली बात होगी कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा कि पूरा बनाया गया है। वहां पे लोग भी बहुत प्रसन्न हैं, जो लोग अपने तरीके से जीने वाले हैं, जो वहां के किसान हैं, जो लोग किसान के कानून से नहीं ठीक समझ पा रहे थे, वो लोग जब किसान कानून हटा लिए गए, इसके बाद वो जब अपने घर गए तो प्रसन्नता के साथ में गए। उनको किसानों को सब प्रकार से भरीपूर्वक उनके लिए साधन किए गए हैं, उनके लिए विकास किया गया है, और वो जो किसान कानून आए थे वो भी उनके हित के लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं समझ पाया। तो किसानों की पूरी जिद पूरी की गई है, उनकी बात मानी गई, तो वो क्यों नाराज होंगे? ये तो बस बहकाने की बात है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि किसान खुश हैं, जो उनकी नाराजगी थी वो दूर कर दी गई, वो तो खैर सभी ने देखा। जावेद जी, कितना आप सहमत हैं इस बात से? आपको लगता है कि किसान खुश है? नहीं, देखिए 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे और 700 किसानों की जो है शहीद हो गए, उनकी जान चली गई, और इस तरीके की बातें नहीं है। अब तो देखिए बात यह है कि कल सुबह से निर्णय आना शुरू हो जाएगा, और ये सब बातें चुनाव से पहले ठीक लगती हैं, आप जो चाहे मनचाही बातें कर लें। अभी तो तथ्यों पर और फैक्ट फाइंडिंग पे बात होनी चाहिए कि किसको मैंडेट मिलने जा रहा है, और वो निश्चित तौर पर दिल्ली में बंद है। आकलन कुछ भी लगा लीजिए, वो कल खुलेगा, ठीक है। और जनता जनार्दन ने कितना समर्थन दिया है वो कल बिल्कुल समर्थन किसे मिलता है वो कल सभी के सामने होगा। अरविंद जी, इस पर मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। किसान कितने खुश कितने नाखुश आपको नजर आ रहे हैं, और कितना आप इसका इफेक्ट देखते हैं इन चुनाव पर? देखिए, अगर मेरा तो बहुत पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर सारे किसान आंदोलनरत ही होते तो हमारे घर में सब्जी आना और अनाज आना बंद हो जाता, अनाज का उत्पादन का दर गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलनरत किसान ने आंदोलन किया, लंबे समय तक किया। राजनीति में, लोकतंत्र में एक खूबसूरती भी होती है, लेकिन एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होता है। चुनाव एक मुद्दे पर नहीं था, चुनाव में प्रमुख मुद्दे थे कानून व्यवस्था, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, महिला सुरक्षा, सम्मान, राष्ट्रीय गौरव, किसान, कृषि बिल की वापसी, तमाम मुद्दे थे। कोई भी मुद्दा छूटा तो मतदाता रूठा। इसी तरह कोई एक कुछ मुद्दों पर अगर रूठा था तो बाकी मुद्दों पर, ये चुनाव इसीलिए कहा जाता है, ये राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों का भी चुनाव होता है। उन चुनाव से, और मैं बार बार क्यों कहता हूँ लोकतंत्र हमारा स्वस्थ समृद्ध हो रहा है, क्योंकि हर घर में चर्चा हुई है कि हमको वोट किसको देना है। और मैं एक बात कह दूं, जो योगी आदित्यनाथ जी के फेवर की चीज जा रही है, वो ये जा रही है कि जो उन्होंने सांसद रहते हुए मच्छरों से लड़ाई शुरू की थी, मच्छर पर प्रहार किया था, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने माफिया पर जो किया, यानी कि मच्छर से माफिया तक का जो प्रहार किया है, और ऊपर से बुलडोजर, तो बुलडोजर वाले बाबा और मच्छर से माफिया तक प्रहार, ये बहुत तगड़े से लोगों के घरों में, महिलाओं में, युवाओं में, बच्चों में चर्चा गया है। अगर ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा कोविड वैक्सीन सबको लगी है और राशन पहुंचा, इसके विपरीत में महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहा है, तो अब कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे, उसी से नतीजे तय होंगे। वो ठीक है, अरविंद जी, आपको क्या लगता है आपको कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो सरकार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, उनके हक में होंगे, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है आपके आंकलन के अनुसार कि जिससे बीजेपी बैकफुट पे आ सकती है? देखिए, कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट, ये 2 मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद हो गए हैं इस चुनाव में, जबकि विपक्ष इस पर
घेरना चाहता था। और MY फैक्टर, मोदी और योगी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती भी है तो उसको अपने प्रदेश संगठन की इकाई के पेच कसने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इसमें पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर वाले बाबा की छवि पर लड़ा है, कानून व्यवस्था पर प्रहार करके, और मोदी जी ने लड़ा, मोदी जी के चेहरे पर एक जन कल्याणकारी नीति और अमित शाह की कुशल संगठन का, इसमें प्रदेश इकाई बिल्कुल केवल फॉलोवर में रही है, वो कोई बहुत निर्णायक भूमिका में नहीं रही। ठीक है। और कौन कौन से आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें रही, हमने देखा इलेक्शन के दौरान भी, चुनाव प्रचार के दौरान भी, जिसे लेकर वो बीजेपी पर काफी हमलावर रही, वो भी मैं आपसे समझूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से कंचन जी आपके पास आना चाहूंगी। खुश तो आप काफी हैं और कल जब मिलेंगे तो देखेंगे कि क्या रहता है जनता का फैसला। लेकिन एक अहम मुद्दा जिसका मैं हमेशा से जिक्र करती आई हूं अपनी डिबेट्स के दौरान, और तमाम जो प्रवक्ता जुड़ते हैं, जो नेता जुड़ते हैं बीजेपी की तरफ से, कंचन जी एक बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो है महंगाई। महंगाई से इस वक्त आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है, त्रस्त है। और खबरें ये हैं कि जिस तरह से चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब नतीजे सभी के सामने आने वाले हैं, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छुएंगे, यानी महंगाई एक बार फिर से कमर तोड़ेगी लोगों की। जी नेहा जी, देखिए जो बातें होती है ना वो थोड़ा सा जड़ से जानी चाहिए। महंगाई शुरू होती है कांग्रेस से और फिर आकर के मीडियम साइज में बढ़ाती है सपा। क्योंकि बात यही ना, सिर्फ मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो हमें ऑयल बॉन्ड नहीं भूलने चाहिए, जो कि कांग्रेस की सरकार में उनकी परिस्थितियों को बनाया गया है और 2026 तक उसका कर्जा हमें भरना है, जो कोई भी सरकार आएगी उसे भरना ही पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी सपा की सरकार कर रही है, जैसे कि बिजली जब ये लोग थे तो इन्होंने 2 बार बिजली बढ़ाई है, तो उसका मतलब आप समझ सकती हैं कि 2 बार, सॉरी इन लोगों ने 5 बार बिजली बढ़ाई है, 2 बार नहीं, 2 से लेकर के 1 बार 2 बार, फिर इसके बाद धीरे से 3 बार, इसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ाया तो जाकर के 5 बार, फिर चुनाव के टाइम पर इन्होंने बढ़ाना उचित नहीं समझा, इसलिए इनका पूरा टोटल हो जाता है 5 से 6 बार इन लोगों ने बिजली अपने शासनकाल में बढ़ाई थी। इसके बाद हमारे शासनकाल में बहुत कम स्थितियां ऐसी बनी कि हमने उस चीज को आगे बढ़ाया हो। तो शुरुआत कहां से होती है ये हमें देखना चाहिए, महंगाई की जड़ें कहां से है ये हमें देखना चाहिए, गरीबी की जड़ें कहां से आती है ये हमें देखना चाहिए, गरीबी वहीं से आती है। कंचन जी, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी पर आप बिजली को लेकर आरोप लगा रही हैं, वही समाजवादी पार्टी इन चुनावों के दौरान हमने देखा मुफ्त बिजली बांटने की बातें करती नजर आ रही थी। जावेद जी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। जावेद जी, कंचन जी सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं और जड़ बता रही हैं कि आप ही की पार्टियों का बोया हुआ बीज है ये। नहीं, पार्टी ने तो जब देश आजाद हुआ था उसके बाद IIM की बुनियाद रखी, IIT की बुनियाद रखी, गेल बनाया, तेल बनाया, रेलवे में डेवलप किया, बिजली लगाई, क्या नहीं किया। इस देश में शिक्षा का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया। जब सारे अधिकार से हम समृद्ध हो गए, संपन्न हो गए, तो हम इस तरीके की जुलूल बातें करने चले आए। आज हम गाय की बात कर रहे हैं, गोबर की बात कर रहे हैं। आज हम पलायन पे हमारा कोई स्पष्ट वो नहीं है। आज जब देश में, जब आप सुनिए, जब हमारे बच्चों को यहाँ पर करोड़ों रुपए MBBS की फीस ली जाती है, वो बेबस होकर के जो है दूसरे देशों की तरफ जाते हैं और मजबूर होकर के आज उन्हें किस स्थितियों में लौटना पड़ रहा है। हमें काम करना चाहिए शिक्षा पे, रोजगार पे, लेकिन आप लोग जो है देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो किसानों को रौंदते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं जो महिलाओं की साड़ी खींचते हैं, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कोरोना की कालाबाजारी करते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं जो अन्याय करते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं जो है उत्पीड़न करते हैं। आधी रात में दलित बेटी को जला दिया जाता है। तो देखिए, चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव पे चर्चा होनी चाहिए। और इस तरीके की जुमलेबाजी से जो हमारी बहन कर रही है कांग्रेस के ऊपर, आप लोग कांग्रेस के ऊपर कब तक ठीकरा फोड़ेंगे? नहीं, आपने क्या बनाया ये बताइए, आपने बताइए क्या बनाया है? आपने कैसी बातें कर रही हैं आप?
आपने जिस स्कूल से शिक्षा ली होगी वही कांग्रेस ये की जो देन है। सुनने वाले लोग हैं ना, नहीं। वो ये जान रहे होंगे जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आज तक कोई भी एक ठीक से चीज नहीं आई है, और वहीं से आप हार गए हैं, हार गए इसी वजह से। उत्तर प्रदेश में दोबारा आने का आपका कोई नामो निशान नहीं है। 2 से 3 सीटों में हमेशा से समझते रहे हैं। कोई बात नहीं है, किसी समय में भारतीय जनता पार्टी ठीक है। अब आरोप प्रत्यारोप कितना भी कर लीजिए, अब कल नतीजे सभी के सामने होंगे। ठीक है, आप मैं भूल गई मानती क्या हूँ अपना अहमद वर्ग? जी, अहमद जी, मैं मानती आप हूँ अपना वर्ग कि भूल गए प्रियंका क्या? जी रहे हैं। कि 2 बहुत लाख प्रयास सीटें किया। थी आपके पास, लेकिन एक बात और याद रखने की है कि और उनकी जनता ने वही हताशा एक करके आपको दिखाया था। इसलिए दिखाया था कि महाराष्ट्र से लेकर के गाजीपुर, बलिया और बिहार से पैदल जाएगा। ठीक है। समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है। एक छोटा रिएक्शन मैं आप तीनों का चाहूंगी। कंचन जी 30 सेकंड में एक छोटा सा रिएक्शन। कंचन जी 30 सेकंड में छोटा सा रिएक्शन आपका। होता तो इसकी हताशा आप समझ सकते। जल्दी से छोटा सा रिएक्शन कंचन जी। जी, मैं बस यही कहूंगी कि सारी चीजें हैं ना, ठीक है, हम बहुत सम्मान करते हैं प्रियंका जी का। कुछ तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ थोड़ा सा ही मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा बहुत स्थिति में अच्छे आए हैं, और मुझे खुशी है कि प्रियंका जी लड़की के तौर पर लड़ने के लिए आई है, अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो सपा है, वैसे कोई प्रवक्ता नहीं है आपके पास सपा की, लेकिन फिर भी क्योंकि यही हमारी विपक्ष की तरफ से है, और बहुत प्रकार से लोगों ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया, सभी जनता जनार्दन पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यही सारी चीजें हैं जो इनको डुबोने वाली है। हमारे भाई ने एक बहुत अच्छी लाइन बना दी। प्रशांत कहता है निपट चुके हैं अखिलेश, कुछ नहीं बचा है शेष, बाबा इस बार फिर से संभालेंगे उत्तर प्रदेश। जावेद जी छोटा सा रिएक्शन आपका। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी तलाश करो अपने हार जाने की, किसी की जीत से रोने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। ये तो आप पे ही सूट करता है अरविंद जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका। आंकलन क्या कहते हैं? ठीक है कंचन जी, ठीक है। अरविंद जी। नेहा जी, ये चुनाव बहुत मायने में महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव में सबसे एक अजीब सी बात हुई है। इस चुनाव में शून्य पड़ी राजनीति को दिशा देने का काम और स्वर देने का काम प्रियंका गांधी ने किया था सोनभद्र पहुंच करके। लेकिन उनके उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं ने जो जिस तरह से पार्टी छोड़ी, उनके प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से अपने कार्यक्रमों में बिना कांग्रेस के लोगों को ही बताए पहुंच जाते थे, केवल फोटो सेशन कराते थे, और तमाम ऐसे भी लोग हैं जो प्रियंका गांधी जी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी इर्द गिर्द के लोगों ने जुड़ने नहीं दिया। तो प्रियंका गांधी की जो मेहनत थी उसको जो है समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए बहुत पुरानी एक पिक्चर है, वो मैंने बहुत बार देखी, उसका एक गाना है कि भौरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो जो विपक्ष की राजनीति को स्वर दिया था वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ जा रहा है, और अगर यही जो ट्रेंड है इस पर रणनीति आता है तो प्रियंका गांधी के पास सबसे बड़ी अब चुनौती होगी कि वो अपने संगठन में अच्छे लोगों को जोड़े जो काम करने वाले हो, और अपने आसपास के जो लोग हैं जो उनसे लोगों को जुड़ने नहीं देते हैं उनको हटावें। और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती ये आएगी कि जिस उम्मीद से उनको लोग चुन रहे हैं उस विश्वास पर खरा उतरना पड़ेगा। अखिलेश जी के सामने चुनौती रहेगी कि वो लोकतंत्र की मर्यादा को समझे और लोकतंत्र में क्रांति का वो मतलब समझे सत्य क्रांति का जो लोहिया और जेपी ने दिया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका मैसेज जुड़ने के लिए। जावेद जी और कंचन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नतीजे देखिए सभी के सामने 10 मार्च को होंगे एग्जिट पोल में सपा सरकार बताने वाले सर्वे में। अब नतीजे जो है वो ये कि बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, और कांग्रेस और बसपा के लिए भी जो राह है इस बार वो आसान नजर नहीं आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सियासत होगी अब वो जल्द सभी के सामने होगा, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और कल हम चुनावी कवरेज के दौरान आपको दिखाएंगे कि किस तरह का आंकलन निकलकर सामने आ रहा है, किस तरह से जो एग्जिट पोल नतीजे बता रहे थे, क्या कुछ तस्वीर जो धुंधली थी वो साफ होती नजर आई। दीजिए इजाजत, नमस्कार।